नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आजकल काफ़ी लोगों को लगने लग गया है दोबारा से कि पुराने दिन अच्छे थे, मतलब कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी। क्योंकि कांग्रेस इस समय बड़े बड़े प्रोमिस कर रही है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे। मतलब इट इज़ लाइक कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकपाल बिल दोबारा से ले आएंगे। अरे भाई, वो लोकपाल की वजह से तुम लोग गए थे, वो तुम्हारे जाने का कारण ही क्या था। आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी आज बनी, जो अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री का ऑप्शन लगते हैं लोगों को, वो तुम्हारी वजह से बने। अगर तुम उस समय अच्छा खासा कि लोकपाल बिल पास कर देते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि एक पार्टी बनती, उसको इतना कुछ घर घर की राजनीति, जमीन की राजनीति करनी पड़ती और मोदी को टक्कर देनी पड़ती। देश तुम्हारी कोई विपक्ष भी समझता था और तुम्हारे कोई एक देश की मेन पार्टी समझता था। अब अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आजकल सबने मान लिया कि भैया अब देश को यही आदमी सुधार सकता है और किसी के अंदर कोई दम नहीं है। लेकिन उनकी साथ काफ़ी सारे जो नेगेटिव चीज़ें है वो है कि इनके पास इतने सारे अच्छे कैंडिडेट लाएंगे कहाँ से। केजरीवाल खुद तो ईमानदार है, लेकिन वो अपनी तरह ईमानदार कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों, हमें दिल्ली में याद कर लेना चाहिए, दिल्ली में इस समय वो तीसरा टेन्योर में है अपने, और अभी तक ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई कि उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को निकाला हो क्योंकि तुम भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनकी पार्टी, सबसे अच्छी बात है, उनकी पार्टी कोई तोड़ भी नहीं पाया है। तो अगर जिन लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी है दूसरे स्टेट में जा रही है, उत्तराखंड में आ रही है, राजस्थान में जा रही है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों की तैयारी कर रही है और रिसेंट में अब बिहार की इलेक्शन होने वाले हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट लाएगी कहाँ से, तो उसकी घबराने की बात नहीं है। देश में 135 करोड़ है, तो ईमानदारी कैंडिडेट की फिक्र मत करिए। कुछ लोगों का यही मानना है कि नरेंद्र मोदी जी इसलिए ईमानदार है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है, वो रखेगी तो किसके लिए कमाएंगे पैसा। इसके मतलब दोस्तों, देश पे जो भी शादीशुदा आदमी है, क्या वो ईमानदार नहीं है? क्या उनकी फैमिली उन्हें प्रोवोक करती है कि जाइए आप भ्रष्टाचार करिए तभी हमारा पूरा खर्चा निकलेगा? कि आप, मतलब देश में ये क्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की शादी नहीं हुई तो वो जोड़ेगी किसके लिए? देश का हर एक आदमी जिसकी शादी हो रखी है तो वो भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार कर सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये लॉजिक्स निकाल दीजिए। भ्रष्टाचार इंसान का, उसकी शादी होना या ना होना, उसके आगे पीछे कितने लोग हैं, उससे कभी कोई मतलब नहीं होता। भ्रष्टाचार इंसान अपनी ग्रीड्स की वजह से करता है, ना कि फैमिली के प्रेशर में या ना अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर बेसिक नीड्स को कोई पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार करेगा तो एक बार ही करेगा, अगली बार छोड़ देगा। लेकिन इंसान बार बार भ्रष्टाचार करता है क्योंकि वो उसकी अपनी एक उसकी आदत बन चुकी है भ्रष्टाचार करके जीवन यापन करने की। तीसरा दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग कहते हैं कि दिल्ली में तो उसके बाद बड़े बड़े नेता थे कि इसलिए वो वहाँ की पार्टी दिल्ली में जीत गई। तो दोस्तों, दिल्ली में उससे लड़ने वाले भी तो बड़े बड़े लोग थे। राहुल गांधी की पार्टी थी, देश की सारी विपक्ष की पार्टी अरविंद केजरीवाल का सामने खड़ी हुई थी, तब भी वो वहाँ से जीत गए। तो लड़ने वाले भी उनके बहुत बड़े थे। और अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें तो हमारे यहाँ पे, उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पे जो अपोजिशन में कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके लिए तो बस जो बोले वो ही कम पड़ जाएगा। कि ऐसा लगता है पता नहीं उन्हें बीजेपी भी समय ढो रही है क्योंकि वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं। और बाकी यूपी की बात कर लीजिए, यूपी के अंदर एक योगी आदित्यनाथ के अलावा आपने कभी किसी और लीडर का नाम भी सुनते हुए बीजेपी में? केशव प्रसाद मौर्य जो नाम सुनते थे, अब उनका एक साल में एक बार भी आप टीवी में उनका नाम नहीं सुनते। तो दोस्तों, अगर ये बात आप लोगों को लगता है कि विपक्ष दिल्ली में जिनका वो आम आदमी पार्टी और बड़े नेता थे, इस चक्कर से वो कहते हैं इतनी बड़ी पार्टी बन गई, मुख्यमंत्री के पास जीत गई, तो ये बात बिल्कुल भी ऐसे पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लॉजिकल ही नहीं है। अब बिहार में अगर इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार में इस समय बीजेपी जीतती है, तो मैं सबसे पहले उन लोग बिहार को कहना चाहता हूँ, अगर आपके अच्छे दिन बाद में आते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होइए। अब आपके पास पूरा मौका है, आपने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह आप लोगों का पलायन हुआ है, किस तरह आप लोगों को मजबूर किया गया है हजार किलोमीटर चलने के लिए। सबसे ज़्यादा बिहारी लौटे हैं लोग पूरे देश से। तो उसके बाद भी अगर आप बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देते हैं तो आप जिम्मेदार होइए, क्योंकि यही आप लोगों ने 2014 में किया था। 2014 में सबको पता था, कोई लहर नहीं थी, आपको सिर्फ टीवी में दिखाया गया और आप लोगों ने एक पार्टी को जाके वोट कर दिया। ऐसे तो आपको कभी कल किसी और को भी दिखा देगी तो आप लोग उसके हिसाब से वोट कर देंगे। फिर आप लोगों के अंदर अपनी सेंसिबिलिटी गई कहाँ? फिर आप लोगों को क्या मतलब है कि 18 साल के ऊपर ही आप लोग वोट कर सकते हो? जो जिस तरह से वोट आप करते हो उस तरह एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, जो उसे टीवी में दिखाए उसी तरह वोट कर दो। और इस समय तो टीवी में अभी भी मोदी चल रहा है, लेकिन इस समय आप सबकी हालत खराब है। इस समय आप क्या करोगे? इस समय तो पब्लिसिटी में मिल रही है, इस समय तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब मोदी के अलावा तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है टीवी में। अब मोदी दिखा रहे हैं, लेकिन हमें पता है मोदी तो अच्छा कुछ कर नहीं रहा है। और राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के बारे में तो छोड़ दीजिए टीवी में आना, तो फिर क्या करेंगे आप? या वोट नहीं डालेंगे? तो दोस्तों, अपना चयन करो खुद से, ये झूठी लहरों में फंसना बंद करो कि आप किसी की पार्टी की फैन बन जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ किसी पार्टी की फैन मत बनो,
कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मत बनाओ जिसके आप कपड़े देख के उसे कहते हो वाह क्या प्रधानमंत्री लग रहा है, क्या चलते हुए प्रधानमंत्री लगता है। हवाई जहाज से उतरता है तो उसे कहते हो ये होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। अरे भैया हमारे देश में 40-50 करोड़ आदमी अभी भी ऐसे हैं जिनको अगले दिन उन्हें ये नहीं पता होता वो खाना क्या खाएंगे, उनको कल काम भी मिलेगा नहीं मिलेगा। आप ऐसे उसमें एक आदमी को प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हो जो हवाई जहाज से उतरे और जो महंगे महंगे कपड़े पहने, जो महंगे महंगे अपनी टीम रखे कि उसकी वीडियो कैसे शूट होगी। आप लोग किस जगह जा रहे हो हमारे देश के लोग। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को चुन के आपने एक गलती तो कर दी है, लेकिन अब थोड़ी आगे खोल लो। और जो इस समय कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस को हमारे देश की अपोजिशन पार्टी है, 70 साल उन्होंने राज किया है, कि इस समय आप कहते हो राहुल गांधी भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों इस समय कोरोना चल रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, सरकार भी एफर्ट्स कर रही है, कितने सक्सेसफुल है नहीं हुए तो ये पता चलेगा जब कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय राहुल गांधी जी देश में नहीं है। देश में एक फार्मर्स का बिल पास हुआ और राहुल गांधी जी का है अमेरिका में। क्यों है किसी को नहीं पता। क्या उन्हें इस समय देश में नहीं रहना चाहिए था कि इसका यही कारण निकलता। उन्होंने कहा भैया कोरोना से बचाओ, अमेरिका में ऐसी जगह जाके बसो या जहाँ पे ये कोरोना ना हो रखो और ताकि हम जिंदा रहेंगे तो देश की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। वैसे भी मेरी पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री बने, असली प्रधानमंत्री तो मैं ही हूँ। यही तो है। 2014 से पहले भी जब वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे सबको पता था असली प्रधानमंत्री कौन थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बाकी मनमोहन सिंह जी के बारे में जो बोला जाता है कि रोबोट थे वो चलो हम प्रधानमंत्री के ऐसे सब नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैसे सही था। अगर वो अपने लेवल में डिसीजन लेते तो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं आ पाते। क्या पता लोकपाल बिल भी पास हो जाता, क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे आदमी जरूर जानते हो कि लोकपाल बिल की कितनी कीमत है इस देश में, जहाँ पे नेताओं को समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। पहले अंग्रेजों के टाइम पे होता होगा कि नेता बनने का मतलब कि तुम समाज सेवा कर रहे हो, तुम अपना जीवन त्याग रहे हो देश के लिए। लेकिन अब नेता बनने का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक करियर बन रहा है, कि तुम्हारे 1-2 साल के अंदर बंगले खड़े हो जाएगी। और इसलिए मैं बंगले वाली बात इसलिए करी है क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की जो विधायक है उनका भी देख लीजिए उन्होंने कितने बंगले खड़े करे हैं। और जो नए नेता कांग्रेस या बीजेपी और पार्टी से बने उन्होंने इन 2-3 साल के अंदर जो रिसेंटली अपने MLAs बने, MPs बने, उन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया। तो ये थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा देश के पास ऑप्शन क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री बनने चाहिए नहीं बननी चाहिए? क्या उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? इसलिए दोस्तों अपना सोचिए समझिए और आगे सोच समझ के वोट डालिए, क्योंकि सरकार ने जब कह रखा है 18 साल से सरकार ही बांधते हैं, ऊपर समझदार हो जाए तो वोट डालने के लिए, तो आप भी एक मैच्योरिटी के साथ वोटिंग करिए, ना कि एक ऐसे वोटिंग करिए जैसे 18 साल से कम उम्र का बच्चा, 10 साल का, 8 साल का बच्चा वोट करेगा कि इसको जो उसे दिखाया हाँ ये डाल दे। क्योंकि मेरे घर का खुद एक छोटा बच्चा है जो खुद कहता है मोदी जी बहुत अच्छे है, वो 4 साल का है। और उसी तरह मुझे लगता है देश भी सोचता है। तो उस 4 साल के बच्चे में और 40 साल के आदमी में क्या फ़र्क रह जाएगा? दोस्तों आज मेरा सिर्फ यही मैसेज देने का कारण था कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों के लिए देश बढ़े या प्रधानमंत्री बढ़े या अपनी ज़िंदगी बढ़िए, डिसाइड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद है तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।